बुक पब्लिश हुआ था। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बुक किस चीज़ पे आधारित है। ये बुक कोई सक्सेस पे आधारित नहीं है, ये आपको कैसे इफ़ेक्टिव किया जाए वो उस पे आधारित है। अब बहुत सारे लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सक्सेस और इफ़ेक्टिव में फ़र्क क्या है? सक्सेस एक ऐसा पैरामीटर है जो हमेशा सामने वाले के आँखों से दिखा जाता है। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस वो है जो आप खुद महसूस करते हो अपने आप में, एक सेल्फ सफिशिएंट बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमीर आदमी जो बहुत ज़्यादा पैसा रखता है, रुतबा है उसका, डेज़िग्नेशन है, सब लोग उसको जानते हैं। लेकिन अपने करियर को बनाने के चक्कर में उसने अपने हर रिलेशनशिप को खराब कर दिया और हर दोस्तों को उसने गँवा दिया। तो क्या हम उस इंसान को सक्सेसफुल कह सकते हैं? मेबी शायद वो सक्सेसफुल होगा किसी और की आँखों के सामने, लेकिन वो खुद अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बोल सकता या फिर इफेक्टिव नहीं बोल सकता। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने करंट सिचुएशन से नाखुश हैं। वो लोग दुखी रहते हैं और इन्हीं सब के बारे में स्टीफन कोवी साहब ने कहा है कि एक इफेक्टिव इंसान बनने के लिए आपको 7 ऐसे हैबिट्स अपनाने पड़ेंगे जो आपको लाइफ में हाईली इफेक्टिव बना सकता है, आपके लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। तो आज हम लोग वो 7 हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड। जो सबसे पहला चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर आप देखेंगे जो अपने लाइफ से दुखी रहते हैं, वो कंसंट्रेट करते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, ऐसी चीजों पे। ये वो ऐसी चीजें हैं, ऐसी फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई ब्लेम करता है अपने करंट जॉब के बॉस को कि मैं अपने बॉस के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कोई बोलता है मेरे पास एमबीए का डिग्री नहीं है। कोई गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, कोई बारिश को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ब्लेम करता है। तो अक्सर लोग इसी चीजों में उलझे रहते हैं जिसको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि वो सर्कल ऑफ कंसर्न है, ऐसे फैक्टर्स जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिस चीजों पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल रहता है और ऐसी चीजों को हम अपने कंट्रोल से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर, मेरे एक्शन, मेरे रिएक्शन, मेरे एटीट्यूड, ये सभी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमारे ऊपर ही कंट्रोल रहता है। हम कब जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहला हैबिट जो स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि आपको इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है, वो है कि आप प्रोएक्टिव बनिए, रिएक्टिव नहीं। और इसके बारे में मैं बताने के लिए स्लाइड को आगे लेना चाहूंगा और एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो ये छोटा सा स्टोरी जो सुंदर पिचाई जी ने, जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा था एक कॉन्फ्रेंस में, द कॉकरोच थ्योरी। क्योंकि स्टोरी बहुत आसान होते हैं याद रखने में, तो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बहुत ही बिजी रेस्टोरेंट था यूएस में और बहुत ही नामी गिरामी रेस्टोरेंट था जहां पर काफी लोग हमेशा आते हैं। वो संडे का दिन था, बहुत भीड़ थे और रोज की तरह ऑर्डर्स इतने ज्यादा थे कि वेटर्स यहाँ वहां भाग रहे थे ऑर्डर्स को फुलफिल करने में। उसी वक्त में अचानक से एक टेबल के ऊपर एक कॉकरोच आ धमका और वहां पर बैठी लेडी वो डर के मारे चिल्लाने लगी और यहाँ वहां टेबल में चीजें जो पड़ी हुई थी उसको फेंकने लगी और वो खाना सब जाके कोई दूसरे टेबल में जा गिरा। अब सिचुएशन ऐसा हुआ कि सब कोई पैनिक करने लग गए, देखने लग गए कि क्या हो गया। और अचानक से वो कॉकरोच उड़ के एक छोटे से बच्चा जो दूसरे टेबल पे बैठा था उसके यहाँ जाके लैंड कर गया। अब वो बच्चा भी डर गया और वो भी प्लेट्स फेंकने लगा, दौड़ने लगा और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो रेस्टोरेंट पूरा फिश मार्केट हो चुका था। सब के सब यहाँ वहां दौड़ रहे थे। इन द मीन टाइम किचन से एक वेटर आ रहा था जिसके हाथ में सब प्लेट्स थे जो वो डिलीवर करने वाला था डिफरेंट टेबल्स पे। और वो जैसे ही आया वो कॉकरोच उसके ऊपर जा धमका, उसके शोल्डर पे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो वेटर का हालत क्या हुआ होगा। अक्सर जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि वो सब प्लेट्स गिर गए होंगे और वेटर अपना काबू खो चुका होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस वेटर ने जहां पर जिस टेबल पे डिलीवर करना था प्लेट, वो उस टेबल पे गया, बहुत शांत रहा, टेबल पे अपने प्लेट्स डिलीवर किए और चुपचाप से रेस्टोरेंट के बाहर जाके उसने उस कॉकरोच को हाथ से पकड़ा और रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ दिया।
तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि बाकी सब लोगों ने एक सडन इरप्शन दिखाया, एक सडन अपना रिएक्शन दिखाया, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान हमेशा अपने इमोशंस और अपने एक्शंस पे कंट्रोल्ड रहता है। उसको पता रहता है कि मेरे रिसोर्सेस क्या हैं, मेरे रिएक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और प्रोएक्टिव इंसान पहले से ही ये तैयार रहता है। तो हमको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनना है। और इसी के साथ में एक और छोटा-सा एग्जांपल भी देना चाहूँगा आपको, एक छोटा-सा और स्टोरी कि एक फादर अपने ऑफिस निकलता रहता है, और ऑफिस जाते वक़्त वो देखता है कि छोटा-सा बच्चा वो नीचे खेल रहा है, और उसकी जो वाइफ है वो अपने कुकिंग में व्यस्त रहती है। तो नीचे में एक इलेक्ट्रिक का सॉकेट रहता है, जिसको हस्बैंड देखता है और अपनी वाइफ को कहता है कि बच्चे को थोड़ा ध्यान से देखना, उस पास में इलेक्ट्रिक सॉकेट है, शायद वो अपना हाथ घुसा दे तो उसकी मौत भी हो सकती है इलेक्ट्रिक शॉक से। वाइफ बोलती है कि जरूर मैं देख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हैं। और इसी बीच वो कुकिंग में थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण वो बच्चा अनसर्टनली वो अपने उंगली को उस इलेक्ट्रिक शॉक के अंदर सॉकेट के अंदर घुसा देता है, जिससे वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। और मम्मी जब तक ध्यान देती उस बच्चे का मौत हो चुका रहता है। अब इसको दौड़ते-दौड़ते वो जो मॉम है वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाती है, और इन द मीन टाइम अपने हस्बैंड को भी फ़ोन करती है, और बहुत डर से कि उसका हस्बैंड का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको इत्तला कर चुका था कि इस बच्चे को देखते रहना, और उसके ध्यान ना देने के कारण से आज बच्चे की मौत हो चुकी है। तो वो डर के मारे फ़ोन करती है और अपने हस्बैंड को बुलाती है। अब आप सोच के देखिए, उसके हस्बैंड जब आए होंगे हॉस्पिटल में और अपनी वाइफ को फेस किए होंगे, तो वो कितने गुस्से में होंगे। ये हम सभी सोचते हैं कि वो गुस्से के मारे शायद उसको डांटा होगा या मारा भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो फादर रियलाइज करता है कि वो सिर्फ ना ही मेरा बच्चा था, बल्कि वो इक्वली उस उसकी वाइफ का भी बच्चा था, और उसका पेन, शायद उसकी वाइफ का पेन एक मदर होने के नाते बहुत ज्यादा होगा, जितना उसके फादर का भी नहीं हो सकता। और अभी तो वो लॉस हो ही चुका है, तो रादर कि वो उसको डांटे या उसके ऊपर रिएक्शन दिखाए, उसने उसको कंसोल किया, और उसने उसको इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश किया। तो एग्जैक्टली लोगों को हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके प्रोएक्टिव बनना चाहिए, ना कि रिएक्टिव बनना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे हैबिट की तरफ, जो स्टीफन कोवी साहब ने कहा है। नेक्स्ट स्लाइड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। कुछ भी शुरुआत करने से पहले उसका अंत हमेशा अपने दिमाग में बना के रखें। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि उनको क्या चाहिए। वो अपने लाइफ के बिगर ऑब्जेक्टिव को, जब वो किसी चीज को शुरुआत करते हैं, वो अपनी लाइफ के एक बिगर ऑब्जेक्टिव को भूल चुके रहते हैं और छोटे-छोटे चीजों पे फंसे रहते हैं। इस हैबिट के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिर से एक छोटा-सा स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक किसान है जो अपने घर गृहस्थी उसके खेती-बाड़ी से चलाता रहता है, एग्रीकल्चर से। उस साल सूखा पड़ने के कारण उसका जितना भी फसल था वो सब बर्बाद हो गया था, और उसको समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने फैमिली को चलाए। सिचुएशन इतना खराब हो चुका रहता है कि उसके पास वाला कुआं और नदी तक भी सूख चुका रहता है, पीने का एक बूंद पानी तक भी नहीं रहता। तो वो पास वाले मंदिर में जाके भगवान को रात भर रोते-रोते याद करते-करते सो जाता है। जब नेक्स्ट दिन आँख खोलता है तो भगवान उसके सामने खड़े रहते हैं, और भगवान उसको उठा के पूछते हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए? और वो बोलता है कि भगवान कुछ भी कर दीजिए, लेकिन बारिश करवा दीजिए, मेरा सिचुएशन बहुत खराब है। तो भगवान उसकी बात सुनते हैं और उसको कहते हैं तथास्तु। और सडनली 5 मिनट बाद अचानक से बारिश होना शुरू होता है। हर जगह हरियाली हो जाती है, जो घड़े भरे नहीं रहते वो भर जाते हैं, नदी भी भर जाती है, कुएं भर जाते हैं, अब पीने के पानी है, और धीरे-धीरे वो अपने लाइफ को स्टेबल करना शुरू करता है और फसल फिर से उगाता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वो बारिश रुकती नहीं और बारिश होता जाता रहता है। वो जितना भी फसल रहता है वो सब के सब फसल बर्बाद हो जाते हैं, और सिचुएशन ऐसा आता है कि उस गांव में बाढ़ का सिचुएशन बन जाता है। उसके गाय भैंस सब पानी में डूब चुके रहते हैं। तो इसको फिर से कुछ समझ में नहीं आता, और ये वापस मंदिर फिर से जाता है, और भगवान को रात भर रोते-रोते याद करते-करते फिर सो जाता है। अगले दिन जब भगवान फिर से उसके सामने खड़े रहते हैं, उसको उठा के पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या चाहिए? और वो फिर से बोलता है कि भगवान कुछ भी कीजिए, बारिश बंद करवा दीजिए। भगवान फिर से कहते हैं तथास्तु, और बारिश सडनली बंद हो जाता है, और नॉर्मल लाइफ वापस आना शुरू होता है।
वो फिर से कोशिश करके अपने लाइफ को ट्रैक में लाता है, फसल फिर से उगाता है, लेकिन फिर से बारिश दोबारा नहीं होती और वो जितना फसल रहता है वो फिर सूखे के चपेट में आके बर्बाद हो जाता है। वो फिर से मंदिर जाता है और इस बार वो भगवान को रिक्वेस्ट नहीं बल्कि गाली देता है। तो अगले दिन जब सुबह होती है, वो गाली देते-देते सो गया था, तो अगले दिन जब सुबह होती है तो भगवान उसके सामने खड़े रहते हैं और उसको उठा के बोलते हैं कि इस बार तू मुझे गाली क्यों दे रहा है? तो वो बोलता है कि मेरे सब फसल बर्बाद हो गए, मेरी फैमिली इतनी संकट में है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भगवान उसको दोबारा पूछते हैं, तेरे को चाहिए क्या? तो वो हाथ जोड़ के विनती करता और कहता है, ना मुझे बारिश चाहिए, ना मुझे बारिश बंद चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मैं फसल करके 2 वक़्त की रोटी अपनी फैमिली को खिला सकूँ और उनको खुश रख सकूँ। तो भगवान ये सुनने के बाद उसको जोर से एक झापड़ लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको शुरुआत से यही पूछे जा रहा था कि तुमको चाहिए क्या? और तुमने हर एक्सटर्नल फैक्टर बता दिया, लेकिन जो तुमको एंड ऑब्जेक्टिव है, वो तुमने कभी नहीं माँगा। तो अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि हमको चाहिए क्या? तो हमेशा स्टीफन कोवी साहब ये कहते हैं कि हमको एक हैबिट ऐसा बनाना चाहिए कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले हमें अपने माइंड में उसका एंड को सोच लेना चाहिए। जब वो माइंड में एंड आ जाता है, तब हम एक बिगर ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और भी दिया है, जो आप इससे समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। एक इंसान जो काफी दिनों से प्रिपरेशन कर रहा था एक ओपनिंग के लिए, जो कि एक मैनेजर का रोल था, और उसने इस मैनेजर का रोल अप्लाई करने के लिए अपना एक्सेल का स्किल बढ़ाया, सैप और ईआरपी का कोर्स किया और अपना एमबीए भी कंप्लीट किया। लेकिन जब वो इंटरव्यू दिया मैनेजर के लिए तो वो सिलेक्टेड नहीं हुआ। ये क्यों होता है? ये क्यों हुआ? जब उससे पूछा गया तो वो समझ नहीं पाया। लेकिन इस इंसान ने, जिसने मैनेजर का रोल के लिए अप्लाई किया था, उसने अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए स्किल्स को एनहांस तो किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो है मैनेजर बनने के लिए आपको मैनेजिंग स्किल्स चाहिए, और उसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हम किस बिगर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, ना कि छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना चाहिए। सो ये दूसरा हैबिट है जो कि हमको अपने माइंड में रखना चाहिए, दैट बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब चलते हैं हम अपने तीसरे हैबिट की ओर। नेक्स्ट स्लाइड। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि हमको जिंदगी में इफेक्टिव बनने के लिए एक और आदत बनाना चाहिए कि हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रेजेंटेशन पे आप 4 क्वाड्रेंट देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे कामों में फंसे रहते हैं, स्टीवन कोवी साहब ने कहा है कि हम अपने हर काम को ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चीज वो पहले काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट तो सॉरी बहुत अर्जेंट भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे डेडलाइंस, ऑफिस के डेडलाइंस हमको पूरा करना पड़ता है, एग्जाम्स, रियल क्राइसिस, ऐसे इमरजेंसीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हमको फुलफिल करना ही है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए या फिर मीटिंग्स के लिए। तो ये वो ऐसे काम है या फिर ऐसे चीज है जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका हमको इमीडिएट एक्शंस चाहिए। दूसरा क्वाड्रेंट वो है जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लानिंग करना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उसका प्रिवेंशंस लेने, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, अपने हेल्थ पे काम करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करना। तीसरा क्वाड्रेंट ये कहता है कि चीजें जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कुछ कॉल्स आते हैं हमको बीच में, ईमेल्स का, रिपोर्टिंग का, किसी और के लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस देना, उसके नीड पे फोकस करना, ऐसे रिलेशनशिप जो हमारे लिए मायने नहीं रखती या फिर ऐसे मीटिंग्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा क्वाड्रेंट ऐसा है जो ना कि इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, जैसे टीवी देखना, मूवीज देखना, गॉसिपिंग करना, खट्टी मारना, शॉपिंग करने जाना, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें। तो स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि हम अपने कामों को या अपने लाइफ को अगर ये टाइम को मैनेज करना जानते हैं, तो हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। हम लोगों को ये जो पहला क्वाड्रेंट है, जो चीजें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हैं, उन चीजों को हमको मैनेज करने आना चाहिए।
ऐसी चीजें जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर अवॉइड करना चाहिए हम लोग को। और ऐसी चीजें जो ना कि अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम लोग को लिमिट करना चाहिए और कम से कम हम लोग का टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए उस चीजों पे। रादर जो चीजें ना अर्जेंट अर्जेंट तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आज मैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं इस सेल्फ डेवलपमेंट पे, इस आइसोलेशन पीरियड पे, जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं, ये फोकस मेरे को बाकी सब क्वाड्रेंट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। और अगर मैं आज इस चीज पे फोकस करता हूं तो कल कभी भी ये चीजें मेरे लिए ना अर्जेंट बनेंगे और इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो मैं अगर आज प्लानिंग करता हूं तो कल मेरे को डेडलाइंस की चिंता नहीं होगी, मैं उस काम को पहले ही खत्म कर चुका हूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि हैबिट 1, हैबिट 2 और हैबिट 3, ये तीनों हैबिट आपको इंडिपेंडेंट भी बनाता है और आपको एज एन इंडिविजुअल प्रोडक्टिव भी बनाता है। तो ये तीनों हैबिट को, एक जो इंसान वेरी इफेक्टिव होता है, जो अपने लाइफ को इफेक्टिव बनाना चाहता है, ये तीनों हैबिट को आपको इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हैबिट के साथ। ये चौथा हैबिट कहता है कि जो इंसान अ, अपना कोई भी डील को अगर विन विन करता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम फोकस करते हैं, ये सोचते हैं कि कोई चीज को जीतने के लिए सामने वाले पार्टी को या फिर सामने वाले इंसान को हराने का जरूरत पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। स्टीफन कोवी साहब कहते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से कि अगर आप एक एक्सपेंसिव कार अपने फ्रेंड से खरीदना चाहते हैं तो 4 सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहला सिचुएशन, आपने बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिया उस कार के लिए जिसका उसका वर्थ नहीं था, और बाद में आप चीटेड फील करते हैं और अपने दोस्त को कोसते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा पैसा ले लिया, पैसा ऐंठ लिया और मैं लॉस में रह गया। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपका फ्रेंड को आपने उस कार का वैल्यू से, जो वो उसका वर्थ है, उससे आपने कम पैसा दिया और उसको आपने कुछ बताया नहीं, और बाद में आके आप हंसते हो और सोचते हो कि कितना बड़ा बेवकूफ था वो और मेरे को डील बहुत अच्छे से मिल गया। लेकिन बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि आपका फ्रेंड चीटेड फील करे और आपको कोसे कि उसको पता होने के बावजूद भी उसने मुझे चीट किया। तीसरा जो सिचुएशन है वो ये है कि ऐसे एक प्राइस पे आते हैं हम दोनों, मैं कहता हूं कि मैं कम देना देना चाहता हूं और वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके लिए प्राइस ज्यादा चाहिए। तो इस सिचुएशन में कई बार हम दोनों का रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। और चौथा सिचुएशन ये हो सकता है कि मैं और मेरे फ्रेंड, हम दोनों ही एक ऐसे प्राइस पे आते हैं जिसमें ना उसका लॉस है ना मेरा लॉस है। हम दोनों ही उस प्राइस पॉइंट पे आके एग्री करते हैं और खुश रहते हैं, और उस जगह पे हम दोनों ही विन विन सिचुएशन पे आते हैं। या फिर स्टीफन कोवी साहब ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम दोनों ही राजी नहीं होते हैं उस प्राइस के लिए, तो हम एक दूसरे को बहुत पोलाइटली मना करते हैं और कोई डील नहीं करते, रादर हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। तो स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि जब दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशंस में रहते हैं, तभी एक इंसान बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनता है और आगे बढ़ पाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, कि विन विन सिचुएशन, स्टीफन कोवी साहब ये कहते हैं कि विन विन सिचुएशन तभी आ सकता है जब आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हो और कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेबल हो। अगर आप दूसरे के जगह पे रह के सोच नहीं सकते तो आप विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ स्टीफन कोवी साहब ये भी कहते हैं कि आपको आपके लिए करेज भी होना चाहिए। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। इस मुश्किल वक्त में अगर आपको कोई दोस्त उधारी मांगता है और आपके पास पैसे देने के लिए, उस उधारी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो अक्सर सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मैं उसके लिए कंसिडरेबल तो हूं कि उसको पैसे की जरूरत है, मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत है, लेकिन इक्वली जब मैं उसको मना कर देता हूं तो शायद उसको बुरा लग सकता है और हम लोग का रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। लेकिन मैं अगर उस जगह पे उसको पोलाइटली ये समझा सकूं कि मेरे पास अभी सिचुएशन खराब है, मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शायद आपको कहीं से हेल्प करूं या फिर नियर फ्यूचर में कोशिश करूंगा। अगर मैं उसको इस चीज को समझा सकूं तो उस जगह पे मैं ना बोल के भी
एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं दोनों के लिए। ना उसमें मेरा रिलेशनशिप खराब होता है और ना ही मैं ऐसे सिचुएशन में गिर जाऊं जहां पर मैं ना मना कर पा रहा हूं या फिर अपने लिए भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर पा रहा हूं। तो आगे चलते हैं पांचवें हैबिट की तरफ। और ये हैबिट कहता है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब इस हैबिट को अपनाना, स्टीफन कोवी साहब अपने बुक पे मेंशन करते हैं कि ये सबसे मुश्किल हैबिट है जहां पर लोग अक्सर आके फेल हो जाते हैं। क्योंकि बचपन से ही हमको अपने हर सेंस ऑर्गन को डेवलप करने में या फिर उसको यूज करने में सिखाया गया है। बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि कैसे देखना है, कैसे फील करना है, कैसे टच करना है, कैसे टेस्ट करना है, कैसे स्मेल करना है। लेकिन एक सेंस ऑर्गन जिसका यूटिलाइजेशन करना हमको शायद सिखाया नहीं जाता और वो हमारे अंडर डेवलप्ड होकर रहता है, वो है हमारे सुनने का कैपेसिटी। अक्सर लोग जब कन्वर्सेशन में रहते हैं तो वो उसी चीज को सुनते हैं जिसका वो जवाब देना चाहते हैं या फिर एक इंसान, सामने वाले इंसान को अपने एक्सपीरियंस से उसको समझाना चाहते हैं। तो अक्सर कन्वर्सेशन में ये होता है कि सामने वाला इंसान जो बहुत सारी चीजें बोलता है उसमें से हम सिर्फ कुछ ही चीजों पर फोकस करते हैं जिसको हम समझाना चाहते हैं। तो स्टीफन कोवी साहब ये कहते हैं कि आपको हमेशा किसी को जब आप किसी से सुन रहे हैं तो समझने के लिए सुनिए, ना कि समझाने के लिए सुनिए। तो ये है हम लोग का पांचवा हैबिट जो हर किसी को सीखना चाहिए। अब आते हैं हम छठवें हैबिट पे, जो हम लोग का हैबिट नंबर 6 है। और स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि वो है सिनर्जाइज। और ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। एक पियानो बैंड पे एक ऐसा वोकलिस्ट या एक ऐसा पियानिस्ट था जो बहुत अच्छा पियानो बजाता था। उसका स्किल्स और उसका टैलेंट एक पियानो बजाने में बाकी बैंड मेंबर से सबसे हाई था। लेकिन जब वो पियानो बैंड पे बजाता तो वो उस बैंड के साथ कभी सिंक्रोनाइज कर नहीं पाता और उससे कभी भी एक परफेक्ट हार्मोनी नहीं निकलता। इससे मतलब नहीं रहता कि आप कितना अच्छा पियानो बजाते हैं। लेकिन एक जो टीम मेंबर, जो टीम लीडर रहता है, जो गाइड करता है उस पर्टिकुलर बैंड को, वो हमेशा ये देखता है कि मेरा हर एक टीम मेंबर कितने अच्छे तरीके से अपना काम को निभा सकते हैं और टुगेदर एज अ परफेक्ट टीम वो इस काम को, इस सिम्फनी को एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि हमेशा दैट इट अकर्स व्हेन द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। मतलब इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आप जब इंडिविजुअल कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये हमेशा ज्यादा मायने रखता है कि आप एज ए टीम कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो हमेशा टीम का प्रोडक्टिविटी पे फोकस कीजिए और अपने इफेक्टिवनेस पे भी फोकस कीजिए। अब आते हैं हम सातवें हैबिट पे, जो स्टीफन कोवी साहब कहते हैं नेक्स्ट, कि शार्पन द शॉ। अक्सर लोग टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन उनमें से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं और उनमें और बाकी लोगों में सिर्फ इतना होता है कि वो अपने टैलेंट जो भगवान ने उनको गिफ्ट दिया है उस टैलेंट को वो लगातार निरंतर उसको शार्प करते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस में डालते रहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जिस महान शख्सियत का फोटो दिया गया है वो हमारे इंडिया के सबसे रिनाउंड, बल्कि वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हैं। और उनके पास जो टैलेंट दिया गया था वो हमेशा अपना 90% लाइफ का 90% टाइम व्यतीत करते थे या फिर स्पेंड करते थे प्रैक्टिस में, बॉल को मारने में, बैटिंग करने में, अपने टैलेंट को और शार्प करने में। तो सभी इंसान कुछ ना कुछ टैलेंट से या स्किल से गॉड गिफ्टेड हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको और कैसे तेज धार बनाएं, इस चीज पे हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल कहते हैं कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। लेकिन स्टीफन कोवी साहब इससे एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए एग्जैक्टली वही काम करता है जैसे हम कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए उसको बार बार घिसते रहते हैं।
तो दोस्तों, ये 7वां हैबिट जो अक्सर लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि आपको आपके टैलेंट्स और स्किल्स को हमेशा न्यू अपडेशन, न्यू लर्निंग, टाइम स्पेंड करके और बेहतर करके आपको उसको हमेशा शार्प करते रहना चाहिए। तो ये सातों हैबिट, स्टीफन कोवी साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर ये सातों हैबिट को इनकलकेट कर पाता है, अगर अपना पाता है, तो वो एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकता है और अपने लाइफ को एक बेहतर कल के लिए प्रिपेयर कर सकता है और एक बहुत ही अच्छा दिशा दे सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।